अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। एक तरफ तो ईद सर पर है, इसकी तैयारियां जारी है, और दूसरी तरफ है कोरोना जो मुसलसल हम अगर ये सोचें कि एक के बाद एक कदम हमारे साथ, हमारे पीछे, हमारे आगे चल रहा है तो गलत नहीं होगा। इस सिलसिले में बहुत से इक़दाम हुए, क्या क्या कुछ हुआ पाकिस्तान भर में, आज इसी सब की बात होनी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज वीडियो लिंक के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे और जो कुछ स्टेप्स उन्होंने पाकिस्तान में लिए हैं, जिस बारे में वो अक़वाम के बारे में सोचते हैं, दुनिया को इसके बारे में आगाह करेंगे। कमजोर मईशत में करोड़ों पाकिस्तानियों की इमदाद पर भी बात की जाएगी, खास तौर से आज। वज़ीर आज़म को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब के लिए वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दी गई है। अपने खिताब में लॉकडाउन के बाद तामीराती सनत को रिलीफ, कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और NDMA की खिदमात पर भी बातचीत करेंगे और कमजोर मुआशी हालात में करोड़ों पाकिस्तानियों को इमदाद कैसे पहुँचाई, इस हवाले से भी इजलास को आगाह किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के 10 लाख रजाकारों के मंसूबे को भी दुनिया के बड़े फोरम पर उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिताब में कोरोना वायरस के इंसानी जिंदगियों और मईशत पर पड़ने वाले असरात पर भी बातचीत करेंगे। आलमी बरादरी माजी में भी वज़ीर आज़म की इंसान और माहौल दोस्त फिलॉसफी को सराहते हुए मुस्बत जवाब देती रही है। एक तशवीशनाक मामला, सेंट्रल जेल कराची में कोरोना फैलने लगा। जैसे ही कोरोना की खबर आई थी, सबसे पहले अहकाम जारी किए गए थे कि जेलों में भी इस बात को जांचा जाए, देखा जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे सामने ये फिगर्स आए हैं, ये आदादशुमार आए हैं। 283 कैदियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। जेल अमले के 11 अरकान इस वायरस से मुतासर हुए हैं। मामलात को चेक क्यों नहीं किया गया? कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी थे, वहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए अमला जो मौजूद था वो किस तरह से सारे के सारे SOPs को फॉलो कर रहा था, इस सब की कलई आज खुल के रह गई। मजमूई तौर पर जेल में 294 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। इसमें सिर्फ कैदी ही नहीं, इसमें इंतजामिया भी शामिल है। जेल अमला खुद भी कोरोना से मुतासर हुआ है। हम सेंट्रल जेल कराची की बात कर रहे हैं, यहाँ कोरोना फैल रहा है। और किरण, जब हम जेल की बात करते हैं तो जिस वक्त कोरोना वायरस फैल रहा था और जब लॉकडाउन की बातें की गई थी, जब एडवाइजरीज की बातें की गई, जब SOPs तय हुई, तो उस वक्त तय हुआ था कि अब कोई मुलाकाती जेल में नहीं जाएगा। दैट मीन्स गलती कैदी की तो नहीं, दैट मीन्स जो बाहर से आया, यानी वो अमला भी हो सकता है, जो मुलाकात किसी से करके आया, जो वायरस लेकर आया, और इस तरीके से वायरस फैलता चला। और किरण, लोकेट तो हो गया था कि वायरस है, कुछ वायरस पॉजिटिव आए थे, लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा टेस्ट हुए तो अब मालूम हुआ है कि कोरोना का गढ़ बन चुका है सेंट्रल जेल कराची। इस वक्त मुख्तलिफ NGOs की जानिब से कहा जा रहा था कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना का एक भी पेशेंट जेल में पाया गया, जेल में किसी को ये वायरस लग गया, तो इसके बाद नतीजा भयानक होगा, क्योंकि हमारी जेलों में कैदी ज़्यादा है, जगह कम है, गुंजाइश कम है। ये भी कहा गया था, ये भी कहा गया था कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मामलात को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, लेकिन मामलात हाथ से निकल गए। अब किरण, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है तो हम भूल नहीं सकते पीर जो गोट, और हम भूल नहीं सकते किस तरीके से टेस्टिंग हुई है पहले गवर्नमेंट फैसिलिटी की, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट फैसिलिटी की टेस्टिंग है ये, तो सवाल तो इस पर उठते हैं, क्योंकि जब 283 कैदियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है तो कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए कि बाद में प्राइवेट टेस्ट कराएं और रिजल्ट्स डिफरेंट नजर आए। एनीवे, इससे मुतालिक तो हम बात कर रहे थे, ये तो मामला था सेंट्रल जेल कराची का, लेकिन वज़ीर रेलवे शेख रशीद की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, जो कि इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात कर रहे हैं। घंटे पहले जो ऑनलाइन टिकटिंग है वो बंद कर देते थे, ये गलती का एहसास हो गया हमें। अब हम 1 या 2 घंटा पहला बंद करेंगे, क्योंकि लोगों को कल ही लेट ये शुरू हुआ, इस सिस्टम को हम आम लोग अभी समझ नहीं रहे, और जब हम थोड़ी सी ट्रेनें इजाफा करेंगे तो आम टिकटिंग भी इजाज़त दे देंगे ईद के करीब कहीं। मैंने DS कराची को, DS लाहौर को, DS पिंडी और मुल्तान को इख्तियार दिया है कि वो SOP पर सख्ती से अमल करें। SOP पर सख्ती से अमल करके अगर कोई स्पेशल ईद ट्रेनें भी चलानी पड़ें, और 60% इंडिया ने और लंदन ने 70% की है, लेकिन हमने 60% रखी है और किराया भी नहीं बढ़ाया है, और सफाई के भी खुसूसी इंतज़ामात किए हैं।
मैं रेलवे के तमाम DSS साहबान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर पर रावलपिंडी के शाह साहब को भी लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, कोयटा तमाम जगहों से आज ट्रेनें अपने वक्त पे रवाना हुई हैं और तमाम इंतज़ामात के तहत रवाना हुई हैं। मैं पेशावर और कोयटा और अब पिंडी ग्रीन लाइन के साथ जाऊंगा, इसी तरह कल लाहौर से जाऊंगा मुल्तान, ताकि तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टरों में जो हमने बेस रखा है रेलवे का, उस बेस में सारे इंतज़ाम ठीक हों, SOP पर काम हो, क्योंकि मैंने ये कमिटमेंट दी है कि हम पूरी कोशिश करेंगे SOP पर काम हो। और SOP पर काम करने के लिए अगर हमें एक दो ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें भी चलानी पड़ी 60% के मास्क के साथ और फासले के साथ, वैसे तो ये 70% में भी फासला रहता है, लेकिन हमने 60% रखा है। दुनिया में ये 70% है साइंस के हिसाब से, लेकिन हमने ये 60% रखा है। और दुआ करें 31 तारीख़ तक, 31 मई तक हम ये 30 ट्रेनें जो हैं वो शुरू की हैं, उसके बाद इसको देखेंगे और इसमें इजाफा करेंगे। कोई इतराज़ उन्होंने नहीं किया, सिंध हुकूमत ने, हम उनके मशहूर हैं, उन्होंने TV पे इतराज़ किया, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कोई इतराज़ नहीं। शेख साहब, जो 24 घंटे ट्रेन बुकिंग बंद की गई है, उससे पैसेंजर रसाई नहीं ले सका, ये आपने गलती का इतराफ़ किया और बता दिया कि 2 घंटे पहले। ये बताइएगा कि क्या ईद के रोज़ या ईद के बाद भी ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा? ऐसे इंतजाम शेख साहब ये कह रहे हैं, शेख रशीद साहब, कि किस तरह से SOPs पर अमल दरामद कराएंगे, और वो ये भी कह रहे हैं बड़े मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं सिंध हुकूमत के, TV के अलावा उन्होंने वैसे कोई एतराज़ नहीं किया। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। एक खबर है हमारे पास, इस ईद पर स्टेट बैंक ने चूंकि कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए जो इकदाम किया वो ये था कि जो नए नोट हैं उसका इजरा रोक दिया था, यानी ईदी के लिए जो नए नोट लेने के लिए, वरना पहले पूरा मैकेनिज्म था, लेकिन अब नए नोट नहीं मिल रहे। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां इजाफी रकम देकर नए नोट मिल रहे हैं। कि जी किरण, ये अशरफ खान खबर लेकर आए, उनकी तरफ हम चलते हैं। नए नोट के इजरा पर तो पाबंदी है, लेकिन करारे नोट कहीं पर मिल रहे हैं। अब वो कहीं कहां है, अशरफ खान बताएंगे। जी अशरफ जी, रवां सीजन स्टेट बैंक ने करारे नोट जारी करने से मना कर दिया। कोरोना वबा की फैलाव को रोकने के लिए इकदाम किए गए थे। उसके बाद हमने सर्वे किया बोल्डन मार्केट में, जहाँ करारे नोट मिलते हैं, एक दूसरी बाजार है यहाँ पे, क्योंकि बड़ी तादाद में नहीं, इक्का दुक्का बहुत कम लोगों के पास है नए नोट। लेकिन यहाँ पे जो रेट है, 10 रुपये की गड्डी पे 250 रुपये, 20 रुपये की गड्डी पे 250 से 300 रुपये, 50 और 100 रुपये की गड्डी पे 350 से 400 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल शॉर्ट है, उसकी वजह से जिसको लेना है बच्चों के लिए वो इजाफी रकम देना होगी। अशरफ, थैंक यू, आप हमें इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। अच्छा देखिए, ये SOPs क्यों कर बनाए जा रहे हैं, ये हिदायत क्यों कर दी जा रही हैं, ताकि लोग मिलना जुलना ज़रा कम रखें, राबिते रखें, लेकिन ये यूँ मिलना जुलना ज़रा कम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, पूरी फैमिलीज जा रही। कराची के मार्केट्स को देख लीजिए ना, रश है कि बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमती हिदायत और उनके SOPs, इस पर अमल दरामद की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कोई असरात पड़ते दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम सदर के इलाके में मौजूद है, तो मजीद भी उन्हीं से जान लेते हैं। जी खुर्शीद आलम, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, बिल्कुल शहर की तमाम ही छोटी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो खुल तो चुकी हैं सुबह से, लेकिन SOP पर अमल दरामद और समाजी दूरी को बरकरार रखना खुद मार्केट इंतजामिया के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है, एक इम्तहान है। कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे सदर की एक बड़ी मार्केट है, जहाँ पर दाखिली दरवाजे पर सैनिटाइज़र के साथ इंतजामिया ने अपने बंदे खड़े कर रखे हैं। लेकिन उसके बाद अंदर जाने के बाद जो दुकानें हैं, वहाँ जिस तरह का रश है और जिस तरह समाजी दूरी को बरकरार रखा जा सकता है, भी उस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। सदर के इस इलाके में आपका जो ट्रैफिक का निज़ाम है उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, और थोड़ी देर के बाद कैफियत ये होगी कि शायद ट्रैफिक जाम के मनाजिर जो हैं वो हम यहाँ पर देखें। ज़ैनब मार्केट और सदर की जो दीगर मार्केटें हैं, बोहरी बाज़ार का इलाका है, जामा क्लाथ है, इन सब जगहों पर ट्रैफिक का दबाव भी है और साथ साथ ख़रीदारों का एक बहुत बड़ा हुजूम है जो उन मार्केट्स में मौजूद है अपनी रोज़ की ख़रीदारी के लिए। यहाँ पर जो ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है, यहाँ पर भी सिलसिला मलबूसात, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जूते और चप्पलों की दुकानों पर ज़्यादा देखा जा रहा है। लोगों का बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं सुबह से ही, लेकिन अपनी अपनी आसानी के लिहाज से वो आते हैं, शॉपिंग करते हैं और अपने घरों का रुख करते हैं।
गाड़ियों की जो पार्किंग है वो बता रही है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। मोटरसाइकिलों की पार्किंग हो या 4 व्हील जो गाड़ियां हैं उनकी पार्किंग देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त सिर्फ सदर के इलाके में बिला मुबालगा कम अज़ कम 60-70 हज़ार के करीब अफराद शॉपिंग के लिए मौजूद हैं। खुर्शीद अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने मॉल्स खोलने की इजाज़त दी तो कमिश्नर कराची ने SOPs जारी की। 12 साल से कम उम्र और 55 साल से ज़ायद उम्र के शख्स के दाखिले पर पाबंदी होगी। बुखार हो, नज़ला हो या फिर खांसी, ऐसा शख्स अंदर नहीं जा सकेगा, मॉल में दाखिल नहीं हो सकेगा। और सिर्फ यही नहीं, मास्क लगाना भी लाजमी करार दिया गया है। कुछ ऐसे SOPs हैं और इनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। 12 साल से कम उम्र और 12 साल से कम 50 साल के आसपास अगर बीमार हैं, ये सारे के सारे SOPs बताए गए हैं। सिंध हुकूमत ने मॉल्स खोलने की इजाज़त दी है लेकिन SOPs के साथ। कराची से आपको लेकर चलते हैं लाहौर के शॉपिंग मॉल्स की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। ईद की तैयारी के लिए बेताब शहरी भी अब ज़ाहिर मॉल्स का रुख कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि वहाँ पर रश है या चीज़ें मैनेज हो रही हैं। कोरोना वायरस से बचाव के ज़ाब्ता कार पर किस हद तक अमल किया जा रहा है, ये सब हमें बताएंगी तहमीना अहमद। जी शुएब, आज शॉपिंग मॉल्स खुले हुए तीसरा रोज़ है और लोग काफ़ी शुक्र अदा कर रहे हैं कि मार्केट्स की बजाय शॉपिंग मॉल्स में आना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर SOPs को कदरे फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर एंट्रेंस पर ही उनका बुखार चेक किया जाता है, सैनिटाइज़र से उनके हाथ साफ कराए जाते हैं और जिस शख्स ने मास्क ना पहना उसे वहीं पर रोका जाता है और उसे मास्क पहनने का कहा जाता है, उसे ग्लव्स पहनने का कहा जाता है। इसके साथ साथ जो अंदर दुकानें हैं वो अपने अलग SOPs फॉलो कर रही हैं। वो भी रश ज़्यादा होने की वजह से एंट्री महदूद कर देती हैं और पहले अंदर वाले लोग जब तक फारिग होकर बाहर नहीं निकलते, बाहर वालों को अंदर नहीं जाने। अच्छा, ये तो आप बता रही हैं तहमीना, लेकिन बच्चों से मुतालिक बताइएगा कि वहां पर SOP क्या है कि बच्चे जा सकते हैं मॉल और आप देख भी रही हैं बाजारों में कि बच्चे हैं, फैमिलीज जब निकली हैं तो बच्चों को भी साथ लेकर निकली हैं शॉपिंग के लिए। जी बिल्कुल, बच्चों के हवाले से कोई मखसूस हुकूमत की जानिब से SOP तो नहीं है, लेकिन ये तो वालिदैन पे है। ये तो हर किसी की ज़ाती जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद एहसास करे, खुद ख्याल करे और बगैर ज़रूरत के बच्चों को बाहर लेके मत निकलें। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं चूँकि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो ये तो इंसान को खुद समझना चाहिए हर शख्स को कि हम किस तरह से अपनी फैमिली को जो है अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकते हैं और उस तरह से चीज़ें बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पर शहजाद अली, आप हमें बताइएगा ज़रा क्या कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में? क्या यहाँ पर लोगों को इदराक है कि उनको खुद कितना ख्याल रखना है? जी किरण, यहाँ अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर मैंने देखा मार्केट्स में पूरे की पूरी फैमिली बच्चों के साथ और बुजुर्ग है वो शॉपिंग के लिए खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अगर बात की जाए SOPs के हवाले से तो वो यहाँ पर बिल्कुल देखने में नहीं आए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की एक मशहूर मार्केट है कराची कंपनी, यहाँ पर एक बड़ा बाजार है और इसमें जो है वो लोग आ रहे हैं। SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा, ना ही किसी किस्म का सैनिटाइज़र यूज़ करवाया जा रहा है। दुकानदारों की जानिब से, मार्केट कमेटी और जो ताजिर तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये बारहा कहा गया था कि हम लोग सैनिटाइजर गेट्स लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज करवाया जाएगा, मास्क लगाए जाएंगे। दुकानदार भी मास्क के बगैर मुझे यहाँ पर नजर आए हैं और जो कस्टमर। शहजाद, ये तो आप दुकानों की बात करें, आप चूंकि आप कराची कंपनी में मौजूद हैं तो वहां पर तो बाकायदा ईद बाजार भी लगता है, बाहर ठेलों पर भी खरीदारी होती है, तो वहां पर तो मुमकिन ही नहीं है SOPs पर फॉलो करना। शुएब, बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज हमें जो SOPs और जो एहतियाती तदाबीर थी वो यहाँ पर नजर आई। मैं खुद से यहाँ पर मौजूद हूँ, हमने मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की। बस दुकानदार और कस्टमर्स का ये एक ही मुतालबा है कि हुकूमत टाइम बढ़ा दे तो तब जो है वो चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। मुतालबे करने हैं लेकिन जिम्मेदारी अदा नहीं करनी है। शहजाद, लेकिन एक जुमले में ये भी बताइएगा कि क्या इस्लामाबाद की इंतजामिया ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला है कि बुजुर्ग और बच्चे मॉल्स और मार्केट ना जाएं, जिस तरह सिंध हुकूमत ने निकाला है, कमिश्नर कराची ने निकाला है? नहीं शुएब, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है और इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया था कि जो इंतजामिया के रज़ाकार हैं, टाइगर फोर्स और ताजिर तंजीमें हैं, वो SOPs पर अमल करेंगे। चलिए, अब टाइगर फोर्स की बात कर ही दी है आपने तो एक जुमला पहले आप मुझे बताएं, टाइगर फोर्स नजर आ रही है, फिर तहमीना से भी सवाल करते हैं यही वाला। शहजाद, पहले आप बताइए, टाइगर फोर्स अमली तौर पर काम करती दिखाई दे रही है, चीजें मैनेज करते हुए नजर आ रही है? शुएब,
कोई एक टाइगर फोर्स का, मैं F10 से निकला हूँ, G10, G11 और इस वक्त G9 में मौजूद हूँ, मुझे इन तमाम मार्केटों और बाजारों में कोई एक ठीक। तहमीना, आप बताइएगा, आपने टाइगर फोर्स देखी जिसके हवाले से बहुत सी बातें होती आई हैं, बहुत तारीफ की जाती रही है? जी शुएब, अभी तक टाइगर फोर्स मुझे तो नजर नहीं आई। यहाँ वो कोई सीक्रेट हिडन ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को खुद से ही टाइगर बनने की जरूरत है, खुद अपनी हिफाजत करने की जरूरत है, क्योंकि ये खाली हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को किस तरह से महफूज रख सकता है, किस तरह अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया तहमीना, बहुत शुक्रिया शहजाद, आप दोनों हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं। अब आप परदेसी कहिए, मुसाफिर कहिए, लोगों को अपनों के पास जाना था ईद मनाने, तो हैदराबाद से अवामी एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हुई। हैदराबाद से 43 मुसाफिर अपने प्यारों से मिलने के लिए, ईद मिलने के लिए रवाना हुए। रेलवे स्टेशन पर क्या सिचुएशन रही, SOPs किस हद तक फॉलो किए गए, यही सब कुछ अपडेट करेंगे। इसी बारे में हमें समा के नुमाइंदे पवन कुमार। जी बिल्कुल, मुल्क भर में ट्रेनें जो है आज से चलना शुरू हो गई, तो इस सिलसिले में आज जो है कराची से हैदराबाद एक ट्रेन पहुंची है और यहाँ से जो है ट्रेन जो है मुल्तान के लिए निकल चुकी है। ये अवामी एक्सप्रेस है जो तकरीबन जो है अब से जो है निकल चुकी है और ये मुल्तान जाएगी। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो मुसाफिर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर सवार होकर अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं अपने प्यारों से ईद मनाने के लिए। तो मुसाफिर जो है वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से ये लोग हैदराबाद आए हुए थे। ठीक है, अब ज़ाहिर है जहाँ से आए हुए थे वहाँ वापस जाने की उनकी ख्वाहिश है, इसलिए वो गए। बहुत शुक्रिया पवन, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब में इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट की बहाली का मामला अभी हल नहीं हुआ। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के सामने नए मुतालिबात रखे हैं। इन नए मुतालिबात से मुताल्लिक हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़। जी, ट्रांसपोर्टर्स के 3-4 मुख्तलिफ मुतालबात अब सामने हैं। वो कहते हैं कि जब तक वो पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक वो ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। एक तो उनका ये मुतालबा है कि जो ट्रांसपोर्ट किरायों में हुकूमत ने 20% तक कमी कराई थी वो फैसला वापस लिया जाए। इसके अलावा टूल टैक्स जो है वो ख़त्म किया जाए और इसके अलावा मोटरवे पर भी उन्हें रियायत दी जाए। अगर कोई एक्स्ट्रा वो सवारी बिठाते हैं तो मोटरवे पुलिस उन्हें कुछ ना कहे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो SOPs पंजाब के लिए बनाए गए हैं वही KPK सूबे में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो सिंध में ट्रांसपोर्ट बंद है वो भी जब तक नहीं खुलेगी उस वक्त तक उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा हुकूमत से वो ये भी अपील कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत से भी अपील की जाए कि वो भी ट्रांसपोर्ट खोले। जहाँ तक मुसाफिरों का ताल्लुक है, मुसाफिर काफ़ी परेशान है। आज भी वो लोग यहाँ पर आए तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि तमाम बुकिंग जो ऑफिस हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि मुसाफिर आते हैं बेचारे वापस चले जाते हैं। इसके साथ साथ महकमा ट्रांसपोर्ट का यही कहना है कि लोग जिनने अपने घरों को जाना था वो जा चुके हैं, क्योंकि अब मुसाफिर कम हैं। तो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपनी बसें नहीं चला रहे, क्योंकि मुसाफिर है नहीं इसलिए वो नहीं चला रहे। ताम उनका यही कहना है कि वो हर तरह से फैसिलिटेट करने को तैयार हैं ट्रांसपोर्टर्स को, लेकिन उन्हें SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा तो भारी जुर्माने भी होंगे, गाड़ियाँ भी बंद होंगी। इसीलिए अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बात तो हम कर रहे थे ट्रांसपोर्ट की, बात तो हम करते हैं इंटरसिटी बस सर्विस की, लेकिन याद तो आपको है कि PIA की सर्विस भी है। इस वक्त किराए उन्होंने भी कम नहीं किया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टाइगर फोर्स से मुताल्लिक अब हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर्स हमें आगाह कर रहे थे लाहौर से भी और रावलपिंडी से भी कि उन्होंने टाइगर फोर्स को अमली तौर पर काम करते हुए नहीं देखा। एनीवेज, टाइगर फोर्स से मुताल्लिक खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने यह कहा है कि सिंध में टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौज के इंतज़ामी मामलात गवर्नर सिंध को सौंपने की मंजूरी दे दी है। ये बताया कल से टाइगर फोर्स सिंध में भी काम करती दिखाई देगी। ये भी कहा कि हम गवर्नर राज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ना इस तरफ जाने का कोई इरादा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कल से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब 1,54,000 टाइगर फोर्स के नौजवानों को लीड करेंगे। गवर्नर हाउस के लिए डिस्प्ले बना दिया गया है। सारा डाटा जो सिंध का 1,54,000 टाइगर फोर्स का है वो गवर्नर सिंध से मेरी बात हो गई है, वो हम उन्हें देने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं सिंध के
1,54,000 टाइगर फोर्स के वॉलंटियर्स को यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ और उनकी पूरी टीम आप लोगों को मुतहरक करेगी और इंशाअल्लाह ईद के बाद सिंध की गली गली में आप लोगों को टाइगर फोर्स जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएगी। ये बात भी कौम के सामने रखना चाहता हूँ कि तकरीबन ये पूरा साल हमें जो कोरोना का एक सामना है, जब तक वैक्सीन भी नहीं आ जाती है, तो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में इंशाअल्लाह ताला टाइगर फोर्स के जो ये 10 लाख नौजवान हैं ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे। हम किसी सतह पे भी गवर्नर राज की सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, ना उस तरफ जा रहे हैं, ना उस तरफ सोच रहे हैं। सिंध और वफाक बहुत से मामलात में सियासत करते चले आए हैं और टाइगर फोर्स से मुताल्लिक भी सिंध हुकूमत सियासत करती चली आई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको माजी में लेकर जाऊं, इतना भी माजी नहीं, 13 मई की बात हम कर लेते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर हमारे मेहमान थे और टाइगर फोर्स को उन्होंने कहा था ये बेरोजगार फोर्स है। उन्होंने कहा था कि सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने लोगों ने रजिस्टर किया है अब उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। क्या उन्होंने उस दिन कहा था, आपको सुनवाते हैं। ये जो टाइगर फोर्स है ये बेसिकली अगर आप जरा मिले जाके इन लोगों से जो इस टाइगर फोर्स में अभी अपने आप को इनरोल करके आए हैं, जी जी, तो ये बेसिकली समझते थे कि ये कोई नौकरियां जो इनकी लाखों नौकरियों का कप्तान ने वादा किया था वो वादा फुलफिल हो गया है और इनको तनख्वाहें मिलेंगी। तो ये बेसिकली बेरोजगार फोर्स है, ये टाइगर फोर्स नहीं है। जैसे ही इनको पता चला है कि ये इसका कॉज क्या है, इसका मकसद क्या है, ये कोई नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट उनमें रहा नहीं है। और ठीक 16 मई को नासिर हुसैन शाह साहब ने भी टाइगर फोर्स के बारे में बात की थी। उन्होंने क्या कहा था, याद दिलाते हैं। हमने तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए लेटर लिख दिया है। हमें नाम पर एतराज अब भी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये लेटर लिख दिया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, तो आए अपना काम करें। और इस लेटर के बाद उस्मान डार साहब ने कहा था वो लेटर ज़रा हमें भी दिखा दें। वो कहते हैं काम करें, लेकिन काम कैसे करें, लेटर उनके सामने आया नहीं। एनीवेज ये तो बात थी टाइगर फोर्स से मुताल्लिक। ज़रा बात कर लेते हैं जो कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, नरमी के बाद जो मार्केट्स में रश है और कोरोना के खिलाफ जो इक़दामात के दौरान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की लफ्जी गोलाबारी भी जारी रहती है, और इसके अलावा जो दीगर पार्टीज हैं वो जिस तरीके से मुतहरक हैं और जिस तरीके से काम करें, तो आज हमने सोचा कि हम पर जो रमजान में उन्होंने काम किया और अब जो वो ईद पर करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली, जमाते इस्लामी, हम इसकी बात कर रहे हैं। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुझे सबसे पहले प्लीज ये बताइएगा कि कोरोना के बायस बेरोजगारी बढ़ी, ज़ाहिर है इससे मुतालिक हम खबरें भी शेयर करते आए। हुकूमती इदारे हों, समाजी इदारे हों, उनकी तरफ से भी बहुत काम किया गया, हेल्प की गई उन लोगों की जो कि मुतासर हुए हैं। लेकिन सर अब जब हम मार्केट्स की सिचुएशन देखते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर रश लगा हुआ है और जिस तरीके से वहाँ शॉपिंग हो रही है, तो फिर हम सोचने पर मजबूर हो गए कि जब हम बात ये कर रहे थे कि हर तबका मुतासर हुआ है, कुव्वत ख़रीद कम हो गई है, लेकिन जो मनाजिर हैं वो इसके बरअक्स हैं, तो सवाल ये है कि मुतासर कौन हुआ था फिर? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि मार्केटों में रश भी है और हर जगह लोग नज़र आते हैं जब ये मार्केटें खुली हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि चूँकि कम वक्त के लिए मार्केटें खुल रही हैं तो रश बढ़ा हुआ है और फिर बैकलॉग भी है बहुत पुराना, इतने दिन तक जो है मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहीं, जिसके नतीजे में रश बढ़ गया है। लेकिन ये बात आप ज़रूर सोचें, बाज़ औक़ात हम जब आम हालात होते हैं तो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लगता है पूरा कराची रेस्टोरेंट में आया हुआ है। कभी हम अस्पतालों में जाते हैं, लगता है कि पूरा शहर जो है वो अस्पतालों में बीमार हैं या उनके जो है वो साथ आने वाले लोग हैं, अटेंडेंट्स हैं। इसी तरह जिस जगह चले जाएं लोगों की का एक बड़ा हुजूम नज़र आता है। लेकिन फिर जब हम कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं तो 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है। 3 करोड़ की आबादी के इस शहर में से ये अंदाज़ा लगाइए कि बाज़ारों में कितने % लोग हैं जो जा रहे हैं। अब भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बाज़ारों का रुख नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यकरुखे तरीके से चीज़ों को देखने से मसला हल नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा कि वाक़तन लोग हैं ऐसी बहुत बड़ी तादाद में जो लॉकडाउन की वजह से भी और वैसे भी मुल्क के माशी हालात की वजह से बहुत परेशान हाल हैं और इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि हुकूमती सतह पर उनको रिलीफ दिया जाए और उनको रोज़गार दिया जाए और उनकी दादरसी की जाए, और बाकी फिर NGOs भी अपने अपने तौर पर इसमें चीज़ों को जो है वो एडिशनली काम करें। अच्छा, ये फरमाइएगा, रिलीफ का काम एक तरफ है और ये बयानात एक तरफ हैं। ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं आज पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान जो कुछ बयानात का सिलसिला जारी है, मामला कोरोना का है और लफ्जी गोलाबारी जारी है, एक जंग छिड़ी हुई है। तो आप इनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? इनकी कारकर्दगी कैसी देखते हैं आप?
देखें, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल एक्सपोज होकर पहले भी सामने थी और इस लॉकडाउन के बाद भी सामने आ गई है। ये ज़रूर है कि जब ये कोरोना का मामला आया था तो मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह से एक्शंस लिए थे और आगे बढ़कर इस काम को करने का कहा था, तो लोगों ने सब ने इनके साथ ताउन किया। ख़ुद जमात इस्लामी ने सबसे पहले इनको बाकायदा तहरीरी तौर पर कहा कि हम जो है पूरी तरह आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। और आज भी हम हर पॉजिटिव काम में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों के लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूबाई हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के दौरान जितने वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। राशन प्रॉपर तकसीम नहीं हो सका, इसी तरह लोगों को रिलीफ नहीं मिला, मज़दूर निकाले गए और उनके लिए कोई निज़ाम नहीं बन सका। और इसी तरह से जो उन्होंने जितने दावे किए थे कि हम इजी पैसा के ज़रिए से पैसे देंगे और जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और इस तरह लोगों के मसाइल हल करेंगे, वो काम भी नहीं हुआ। फिर मार्केटें खोलने के मामले पर जिस तरह से जो है वो मिसमैनेजमेंट की गई और बिलाखिर खोलनी पड़ी। फिर इसी तरह मसाजिद के मामले में जिस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स करके ये बात कोशिश की कि बस किसी तरह ये मसाजिद और ये तमाम चीज़ें बंद रहें, हालांकि इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों को किया जा सकता था। और जब तय हो गया तो सबसे ज़्यादा जो SOPs की पाबंदी की गई वो मसाजिद के अंदर ही की गई है। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये सारा जो है वो सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने भी जिस तरह से इमदाद मिली है बैनुल अक़वामी सतह पर, उस तरह से लोगों को रिलीफ नहीं दिया है। एहसास प्रोग्राम के तहत यकीनन लोगों को कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, लेकिन एहसास प्रोग्राम का जो डेटा है वो आज भी जो है वो प्रॉपर नहीं है। और इसमें भी सियासी इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा था वो भी मौजूद है और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इसी तरह ये जो बात है कि सूबा कहता है कि लॉकडाउन कर दिया जाए और वफाक कहता है कि नहीं किया जाए, लेकिन जो वफाक है फैसला वो अल्फाज कुछ भी कहें, तकरीर कुछ भी करें, कमोबेश जो उन्होंने वही सारे काम किए हैं कि जो सूबाई हुकूमत सिंध ने किए हैं। तो इसलिए सिर्फ एक सियासत करना हर मौके के ऊपर ये मुनासिब बात नहीं है। सर, आपने बैनुल-अक़वामी इमदाद का तज़किरा कर दिया, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आगे चलकर हम तहरीक-ए-इंसाफ से ज़रा पूछें इस बैनुल-अक़वामी इमदाद से मुताल्लिक़, क्योंकि अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं कि सिर्फ डेट पेमेंट्स की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है और उससे एक बड़ा रिलीफ मिला है गवर्नमेंट को। एनीवेज सर, मुझे लास्टली बता दीजिएगा, जमात इस्लामी क्योंकि ज़ाहिर हमने देखा है कि ईदी तकसीम की जाती है, तो मैं बुनियादी तौर पर पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जो पहले ही लॉकडाउन में थी और इस लॉकडाउन के बाद ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी और मुश्किल हुई, जैसे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनके लिए कोई ख़ास प्लान है जमात इस्लामी का और इस तरह दीगर जो कम्युनिटीज़ होती हैं जो मार्जिनलाइज्ड होती हैं? लेकिन जमात इस्लामी तो आम हालात के अंदर भी ईद के ऊपर बहुत खुसूसी एहतमाम करती है। रमज़ान में, ईद में कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक राशन भी पहुँचे, रमज़ान के गिफ्ट भी पहुँचें, इफ्तार का एहतमाम भी करें, खाना भी खिलाएं। और जब ईद का मौका आए तो बड़े पैमाने पर ईद गिफ्ट स्कीम भी होती है। आपने भी पिछले दिनों देखा कि हमने ब्लेसिंग बास्केट के नाम से एक बहुत ही यूनिक आइडिया किया और उसमें टोकन्स की तकसीम की गई है और उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए और फिर जनरली भी इसका एहतमाम किया है कि वो टोकन लेकर आएंगे और एक बहुत बाइज्जत तरीके से जाकर जो है वो शॉपिंग करेंगे और फिर वो बास्केट लेकर चले जाएंगे। तो ये एहतमाम भी किया गया है और जगह जगह शहर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस बात का एहतमाम भी किया गया है कि अहले खैर के ताउन से लाखों की तादाद में बच्चों को, बच्चियों को, उनको ईद के जोड़े जो है फराहम किए जा रहे हैं। गरीब लोग होते हैं जिनका कोई और आसरा नहीं होता, तो हम ज़रा मालूमात करके पहले से जान पटक कर इस बात की कोशिश करते हैं कि इनके सर पर हाथ रखा जाए। तो जमात इस्लामी और अल-खिदमत तो इस काम को कर रही है, लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ कि बुनियादी तौर पर यह काम हुकूमतों और रियासतों के करने का है, जो वोट लेकर आते हैं, जो हमारे टैक्स जिनके पास होते हैं, हमारी तमाम तर चीज़ें उनके पास होती हैं, अमानतें, लेकिन वो अमानतें अगर आवाम के ऊपर न लग रही हों और आवाम के हालात और उनके दिन नहीं फिर रहे हों, तो ये आवाम ही के सोचने की बात है कि वो किन लोगों को अपना रहनुमा और हुकूमत में जो है वो मकाम और इज़्ज़त देते हैं। बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी अरशद हाफिज़ नईमुर रहमान मौजूद थे और आप बात कर रहे थे इस सिलसिले में ब्लेसिंग बाकेट की आपने बात की और साथ के साथ आपने ये भी कहा कि वोट ज़रा देखभाल के दीजिए वरना सफ़र आप ही करेंगे, अवाम करेंगे। यस, एनीवेज अवाम तो सफ़र कर रही है अंग्रेज़ी वाला। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। फैसलाबाद से एक मामला आपके सामने रखते हैं। यहाँ बाजारों की गहमा गहमी क्या बढ़ी, चोरियां सरगर्म हो गई। ईद की शॉपिंग करने आई कई खवातीन को अपने सामान से, अपने पैसों से हाथ धोने पड़े। शाहीन शहजादी रिपोर्ट कर रही हैं।
10-20 रुपए करके, जैसे ये रोज़ की 10-20 रुपए कमेटी भी डालते हैं, ऐसे मैंने डाले अपने और अपनी बच्ची के लिए पैसे जमा किए थे कपड़े लेने के लिए। मेरे बैग में से ऐसे उन्होंने हाथ डाला और डाल के निकाल लिया। भरे बाजार में लूट मार, नामालूम चोरियों के चोरी छुपे वार। अपने बच्चों की ईद की खरीदारी करने आई अनीका को भी अनारकली बाजार के रश में पता ही न चला कि कब वो नकदी से महरूम हो गई। सिर्फ एक यही वारदात नहीं बल्कि रश का फायदा उठाकर पर्स चोर गैंग ने कई और खवातीन की ईद की खुशियां भी फीकी कर दी। बाजार की कई दुकानों पे कैमरे तो नस्ब हैं, मगर वो भी खराब और पुलिस भी कहीं नजर नहीं आती। ईद की खरीदारी में अपनी सेहत के साथ अपने सामान की हिफाजत भी खुद कीजिए, क्योंकि ज़रा सी गफलत आपकी ईद की खुशियाँ बर्बाद कर सकती है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। हम कोरोना की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कहीं हम भूलते जा रहे हैं कुछ और मसाइल भी हैं, जैसे कि पोलियो। हमारे यहाँ पोलियो से लड़ने के लिए, पोलियो से मुआशरे को पोलियो फ्री बनाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया, उसका बड़ा हिस्सा इस पर मुश्तमिल है कि जनाब हेल्थ वर्कर्स जाते हैं, पोलियो के कतरे पिलाते हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं, लोगों को वहाँ बुलाया जाता है। लेकिन कोरोना की मौजूदगी में ये सब हो नहीं सकता था, और अब कुछ ऐसा लगने लगा है कि जैसे पाकिस्तान पोलियो फ्री हो गया। मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जैसे कोरोना आया, पोलियो का तो तस्करा ही चला गया। अब ऐसे ही लगने लगा है कि इन 2 महीनों के दौरान कुछ भी नहीं हुआ है, पोलियो मुहिम चलाई ही नहीं गई है। अब अगर रवा साल की बात कर लें तो मुल्क भर में क्या हुआ, एक तरफ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम आपके सामने आदाद शुमार रख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भी आपको बताते जाते हैं कि पंजाब, सिंध, केपी, यहाँ पर कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पोलियो टाइप 1 केसेस की अगर हम बात करें तो 47 इनकी तादाद हो चुकी है। पंजाब में 1, सिंध की बात करें तो 17 केसेस यहाँ से रिपोर्ट हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 19 और बलूचिस्तान में 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पोलियो टाइप 2 की बात अगर हम करें तो 45 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो सवाल वहीं का वहीं, क्या पाकिस्तान पोलियो फ्री हो गया है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सारा फोकस कोरोना पे और पोलियो को हमने बिल्कुल सबसाइड कर दिया है, पोलियो पे उस तरीके से काम हो नहीं रहा, क्योंकि 2 माह पहले पोलियो मुहिम चली थी और उसके बाद अब 2 महीने गुजर गए, कोई नई पोलियो मुहिम का तस्करा हो नहीं रहा। तो आज हम हर शहर की सूरत हाल आपके सामने लेकर आएंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि ये तो केसेस की तादाद है, ये तो हमने आपको बताई, लेकिन मजमूई सूरत हाल क्या है इस वक्त मुल्क की पोलियो मुहिम से मुतालिक भी और पोलियो केसेस से मुतालिक भी। अरहम खान ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, उनकी तरफ चलते हैं। जी अरहम, आगाह कीजिएगा। वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है और हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं वो अभी आगाही मुहिम में मसरूफ हैं। डोर टू डोर कैंपेन भी की जा रही है पोलियो वर्कर्स की जानिब से, लोगों में कोरोना के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से हमारी जो पोलियो कैंपेन है वो तातुल का शिकार है। अभी तक 2020 में सिर्फ एक पोलियो कैंपेन हुई है जो कि फरवरी में हुई थी, जिसमें 3,90,00,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई थी। उसके बाद हमारी जो पोलियो कैंपेन वो होनी थी अप्रैल में, लेकिन वो तातुल का शिकार हो गई। अब पाइपलाइन में जो पोलियो कैंपेन है वो जून के लिए है, लेकिन अभी तारीख जो है वो नहीं डिसाइड की गई कि तारीख क्या होगी। लेकिन यहाँ पर ये कहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चूँकि कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, जिसकी वजह से हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहुत कीमती होती हैं, और वो जब जाते हैं तो उनकी भी ज़िंदगियाँ रिस्क पे होती हैं। तो बहुत सोच समझ के तारीख डिसाइड की जाएगी, हालात को देख के जो है वो पोलियो कैंपेन शुरू की जाएगी। और हम अपडेट कर रही थी आप इस बारे में, पंजाब के बड़े अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। रवा साल सूबे में 30 से ज़ायद मकामात पर पोलियो वायरस पाया गया। पंजाब में मार्च से इंसदाद पोलियो मुहिम बंद है, जिसके बायस 86 लाख बच्चे पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम रह गए। अपडेट करेंगे इसी सब के ऊपर दानियाल उमर। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की
वबा ने जिस तरह जिंदगी को मफलूज करके रखा हुआ है, वहीं पर कई ऐसी और बीमारियां भी हैं जिन्होंने खतरे की घंटी बजाई हुई है और वो एक मुसीबत बन के हम लोगों के सरों पर मंडला सकती हैं। उनमें से एक ऐसी बड़ी बीमारी जिसके सबसे ज्यादा केसेस ग्लोबली दुनिया भर में पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो पोलियो वायरस है और उसके खतरात पाकिस्तान में जिस तरह से मंडला रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान का सबसे पॉपुलेटेड सूबा है पंजाब, उसके अंदर भी उसके खतरात सबसे ज्यादा हैं। पंजाब के अंदर अभी तक जो इस साल केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, वो तो एक केस जो है वो पोलियो वायरस का रिपोर्ट हुआ है, जो कि टाइप 1 पोलियो वायरस का केस है, और टाइप 2 पोलियो वायरस के तकरीबन 4 केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ अजला से जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। टोटल जो नंबर है केसेस की तादाद है टाइप 1 केसेस की, वो 47 है मुल्क भर में। लेकिन पंजाब में खतरात इसलिए भी मंडला रहे हैं जो कि पंजाब के जो मुख्तलिफ सीवरेज के मुकामात हैं, मुख्तलिफ अजला के, उनमें पोलियो वायरस की मौजूदगी जो है वो पाई गई है। 30 से ज़ायद ऐसे मुकामात हैं पाकिस्तान के जहां पे पोलियो वायरस की मौजूदगी जो है वो सामने आई है, जिनके अंदर सबसे बड़ा शहर लाहौर के मुख्तलिफ ऐसे मुकामात हैं जहां पे पोलियो वायरस की मौजूदगी सामने आई है। इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ रेड जोन्स के अंदर जो शहर शामिल हैं, उनके अंदर रावलपिंडी शामिल है, मुल्तान शामिल है, डेरा गाजी खान शामिल है, उकाड़ा शामिल है और राजनपुर शामिल है, जहां से पोलियो वायरस जो है वो पाया गया है। ठीक है दानियाल, आप अपडेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की बात। यहाँ भी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम 2 महीने से तात्तुल का शिकार है। सूबे के 57 लाख से ज़ायद बच्चों पर पोलियो के असर अंदाज होने का अब इसीलिए तो खदशा है। समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस वबा ने जो है जहां दीगर शोबों को मुतासिर किया है, वहां पर पोलियो इंसदादे मुहिम को भी शदीद धचका पहुंचा है। जो खैबर पख्तूनख्वा में है, रवां साल जो है अब तक सिर्फ 2.5 मुहिम चलाई जा सकी। तीसरी मुहिम उस वक्त बंद करनी पड़ी जो 16 से 20 तक जारी रहनी थी। 18 मार्च को बंद कर दी गई जब कोरोना के 2 डेड केस सामने आए। इसके बाद से अब तक 128 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक पोलियो के हवाले से कोई इकदाम नहीं हो रहे। पोलियो प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 19 केसेस सामने आए हैं, जिनमें लकी मरवत से 12, टांग से 4, कर्क से 2, साउथ वजीरिस्तान से 1 और खदशा है कि ये केसेस कई ज़्यादा हो सकते हैं। अब भी इस वक्त भी पोलियो मुहिम बंद है और खदशा है कि अगले 3-4 महीने तक मजीद इसके बंद रहने का अंदेशा है। इस वक्त हुकूमत हो या आम आवाम, उन सब की तरजीह है कोरोना वायरस से बचाव की। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें केपी की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह किया। 57 लाख बच्चे यहाँ पर पोलियो वैक्सीन उनको नहीं मिलेगी, और इससे पहले जब हम पंजाब की बात कर रहे थे तो 86 लाख बच्चे। इन 2 सूबों के बाद अब जरा बलूचिस्तान की बात करते हैं। पॉपुलेशन तो कम है लेकिन यहाँ पर 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जब हम ये बात करते हैं कि कोरोना के दिन है और इमरान खान साहब कहते हैं कोरोना के साथ रहना होगा, उसकी तो वैक्सीन नहीं आई, लेकिन हमें यह कहना पड़ेगा कि हमें पोलियो के साथ भी रहना पड़ेगा। उसकी तो हालांकि वैक्सीन भी है, फिर भी सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है। तो क्या है सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान की, ये भी आपके सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 16 मार्च को पोलियो मुहिम शुरू की गई थी। ताहम सूबे में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफे के बाद ये मुहिम मुकम्मल नहीं हो पाई थी और इसके बाद से अब तक कोई नई पोलियो मुहिम भी शुरू नहीं की गई है। हस्पतालों की भी सूरत हाल है कि वहाँ पर अब पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा रहे हैं। जो पोलियो वर्कर्स हैं ताम उनका इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ कामों के लिए। इस वक्त आगाही मुहिम में भी पोलियो वर्कर्स जो है वो आगे हैं, जबकि डेटा इकट्ठा करने में भी पोलियो वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने घर घर जाकर जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके हवाले से डेटा इकट्ठा करके हुकूमत को फराहम किया था। ताम पोलियो मुहिम के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने अब तक नहीं आ पाई है। मई में नई पोलियो मुहिम होना थी बलूचिस्तान में, ताम यही बताया जा रहा है जब तक कोरोना वायरस के हवाले से खदशात कम नहीं होंगे तो पोलियो मुहिम तब तक मुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान में अब तक पोलियो वायरस के 7 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं। जी खाना में अपडेट करें, शुक्रिया। अब हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और आपके सामने एक ऐसे घराने की बात रखेंगे कि जिसको मैं शायद बात कह पा रही हूँ। ये एक फरियाद है,
इसको आप तवज्जो से देखिए, ज़रूर सुनिए, क्योंकि आप ही हैं जो इनके आंसू पहुंच सकते हैं। 4.5 साल का बेटा, छोटा सा बच्चा अगर पैदाइशी तौर पर बीमार हो तो बाप कहाँ जाएगा, क्या करेगा? इससे बड़ा पहाड़ तो कुछ है ही नहीं। लोगों के घरों को रंगने वाले कमर अली की बात कर रहे हैं हम। इनकी ज़िंदगी के सारे रंग फीके पड़ गए, इनके बच्चे की हालत ऐसी है। इस मासूम को इलाज की ज़रूरत है। देखिए तो इन्हें मदद चाहिए, ये कैसे अपील कर रहे हैं। हाथ जोड़ के अब सबको अपील करते हैं कि हमारी मदद करें। बच्चे के लिए हम 4.5 साल से परेशान हुए और बच्चे की बहुत तकलीफ है। नम आँखें, लड़खड़ाती जुबान और जुड़े हाथ, ये है टंडो मोहम्मद खान का रिहायशी कमर अली, जो 4.5 साल के बेटे की पैदाइशी बीमारी से परेशान है। कभी नन्हे अल्लाह बचाए को बहलाता, कभी मुस्कुराकर दर्द का एहसास छुपाता, ये मजबूर बाप रंगसाजी का काम करता था, लेकिन कोरोना के बायस बेरोजगार हो गया। कोई काम नहीं मिला हमें और ऊपर से मेरा बच्चा बीमार है, उसकी भी परेशानी है। लॉकडाउन में ना ही हमारे पास कोई काम है और ना ही खाने के कुछ, तो बच्चे के लिए हम परेशान हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मदद करी जाए और बच्चे के इलाज करा जाए। बच्चे के इलाज के लिए कभी हैदराबाद तो कभी कराची में दर दर की ठोकरें खाता है, और किराया किस तरह देता है बस वही जानता है। मैं मजदूर बन रहा हूँ। हैदराबाद और कराची के काफ़ी चक्कर लगा है। हैदराबाद वाले मुझे कराची भेज देते हैं और कराची वाले मुझे हैदराबाद भेज देते हैं, तो बार बार मुझे आने जाने का भी जो है ना होता है। मैं मजदूर बन रहा हूँ, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मजदूरी जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। कमर अली का मुतालबा है कि बेटे के ऑपरेशन के लिए माली इमदाद की जाए, ताकि अल्लाह बचाए भी दीगर बच्चों की तरह सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। बच्चे को ज़रा सा बुखार भी हो जाए तो बाप खाना नहीं खाता, बाप से खाना खाया जाता ही नहीं है। एक बाप किस कदर परेशान हो जाता है कि उसकी औलाद तड़प रही है, उसकी औलाद परेशान है, बीमार है। और जब हम इनके बच्चे को देखते हैं, वो बीमारी जानलेवा ना भी हो, लेकिन ज़िंदगी इस कदर अजियतनाक हो जाती है, ज़ाहिर है उस बच्चे की भी और उसकी वजह से पूरी फैमिली की भी। और जिस तरीके से कमर साहब गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे, बल्कि रोते हुए फरियाद कर रहे थे कि अब बच्चे को तो देखना है, उसके इलाज के लिए तो उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई है। नन्हे नन्हे पाँव, छोटे छोटे हाथ, मासूम सी बड़ी बड़ी सी आंखें और जिस्म पर वरम है। पूरा वजूद इस बच्चे का ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता जिस तकलीफ़ से गुजरता है। तो इस बच्चे की फैमिली और इसका थोड़ा सा ख्याल करने की जो कोशिश कर रहे हैं समाजी कारकुन सारिम बरनी साहब, वो हमारे साथ हैं। पहले हम सारिम भाई आपसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया कि आप इन लोगों के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। ज़रा हमारे देखने वालों को समझाएं, एक छोटा सा बच्चा इतना दर्द सह रहा है, इतना मुश्किल है इसका इलाज, इतने पैसे चाहिए कि ये दर्द सहता चला जाए खुदा न खास्ता। बहन, सबसे पहले तो आप मेरा शुक्रिया नहीं, मैं आपका और आपके समा का शुक्रिया अदा करूँगा, जिसके तवस्सुस से इनका इलाज हो रहा है। और इनके साथ जब लोग देख रहे हैं तो और भी हमारी जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, और औरों का भी इलाज इंशाअल्लाह ताला मुमकिन होगा इससे बहुत जल्द। और बात यह है कि हम लोग खूबसूरती मांगते हैं ना, कितने भूखे हैं खूबसूरती के, कि अगर बच्चा हो तो खूबसूरत हो, बड़ी बड़ी आँखें हो। आप देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है, बड़ी बड़ी आँखें, और बाप अब तरस रहा है उसकी ज़िंदगी और उसकी सेहत के लिए। वो बच्चा जो पहले दिन से खुशी के साथ एक गम, एक परेशानी लाया है कि उसके जो जिस्म है वो नॉर्मल नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट होगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट वो गरीब कहाँ से करवाए? ये ट्रीटमेंट, घरों को रंग बिल्कुल देता है। सारिम भाई ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल सारिम भाई ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे हैं क्योंकि उनके वालिदैन साथ मौजूद हैं। कमर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और मैं जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आवाम को बताएँ, सुनने वालों को बताएँ, बिलखुसूस सिंध
के हुक्मरानों को बताएं कि जिस सेहत के निज़ाम से मुतालिक बड़े बड़े दावे सिंध में किए जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन गया, इलाज मौलजे की सहूलियात है यहाँ पर, अमेरिका से इलाज कराने यहाँ पर आ सकते हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका यहाँ पर इलाज ना हो सके। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, लेकिन उन दावों की कलाई खुल गई क्योंकि आपकी कहानी हमारे सामने है। आपका बच्चा वो बीमार तो है लेकिन उसकी बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज हो ना सके। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि 4.5 साल में आप कहां पर गए, अस्पतालों में क्या देखा आपने, किस तरीके से आपको बताया गया कि इलाज में मुश्किलात है, क्योंकि जाहिर है इलाज हो तो सकता है लेकिन हुआ नहीं है, मुश्किलात आपको पेश आई हैं। जो ना यही मसला था, मैं काम में खुद कलर का काम करता हूँ तो मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं बच्चे की जो ना ऑपरेशन क्या कुछ और करा सकूँ। तो सर मैं जो है यहाँ सारम भाई के पास जो ना आया और बड़ी अपील लेके सर, तो जो ना देखिए सर क्या हाल है बच्चे में बताएं क्या कर सकता। आप सारिम भाई के पास आए, ज़ाहिर आपने उनसे कांटेक्ट किया, वो साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है वो मदद तो कर रहे हैं, फिर हम सब वसीला बनते हैं और हमारी भी बड़ी दुआ है कि इस प्लेटफॉर्म से जो लोग आपको देख रहे हैं वो सपोर्ट करें सारिम भाई को, ताकि आपकी मदद इस तरीके से हो कि इलाज उसका बड़ी जल्दी हो सके। मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा भाई, सवेरे जब आप उठते हैं बच्चा आपका किस कैफियत से गुजर रहा होता है? दिन भर में जब आप उसको खाना खिलाते हैं, आप उसको थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहलाएं, आपके लिए ये कितनी दिक्कत वाला, कितनी मुश्किल वाला वक्त होता है भैया, ये बताइए। हमारे लिए तो मरना ये जाने के एक जगह है जिसके बच्चे की इतनी तकलीफ हो, वो क्या क्या बता कर सकता है। थोड़ा सा तकलीफ तो होती है ना जी, तकलीफ तो होती है बहुत। हमारे पास बस तकलीफ अमर भाई साथ ही रहिएगा। ये जरा जो समा के नाज़रीन देख रहे हैं ना, जो लोग हमें देख रहे हैं ना, नंबर्स आपके सामने है, वेबसाइट आपके पास है, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पर, और उस सब को जहन में रखते हुए ज़रा ये देखिए, ये एक बाप की खाली खाली आंखें हैं उस वक्त जब आंसू नहीं है। इन आंखों में ऐसी वहशत होती है, इतनी परेशानी होती है। अपने बच्चे को कोई खांसता छींकता भी बर्दाश्त नहीं करता। आप एक मामूली सा छोटा सा दाना बच्चे को निकल आया बर्दाश्त नहीं करते। इस मासूम से बच्चे का पूरा पेट सूजा हुआ है, ये चल फिर नहीं पाता, ये ठीक से खाना नहीं खा पाता, ये ज़्यादा वक्त रोता रहता है, ये ज़्यादा वक्त परेशान रहता है। आपकी थोड़ी सी हेल्प इनके लिए बहुत मायने रखती है। आपकी थोड़ी सी हेल्प सारिम भाई के लिए बहुत मायने रखती है। उनको असिस्टेंस देते हुए, उनको हेल्प पहुंचाते हुए, उनको चीज़ें मैनेज करते हुए बहुत आसानी होगी। मैं कमर भाई आपसे मज़ीद बात भी करूंगी, प्लीज़ हमारे साथ ही रहिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, पानी पी लीजिए। आपके आंसू मैं नहीं देख सकती, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। बच्चे की हालत, माँ बाप का रोना पीटना कोई नहीं देख सकता, कहीं नहीं देख सकता। सारिम भाई, एक तरफ तो इलाज है इस बच्चे का, वो खर्चा है, दूसरी तरफ ये कि ये प्रॉब्लम ऐसी है, ये बीमारी ऐसी है कि इसमें फॉलोअप्स भी होंगे। हम एक बार में मदद करके ठंडे होके नहीं बैठ सकते, हमको हेल्प करते रहना पड़ेगा, हमें इन नंबर्स को डायल करते रहना पड़ेगा। सारिम भाई प्लीज़ हमारे देखने वालों को थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि ये एक मासूम से बच्चे की बात नहीं है, कम से कम इसका इलाज तो हो, आगे भी दूसरे लोग खड़े हैं मदद के लिए। बिल्कुल बहन सही कह रही हैं आप। और अभी दो तीन महीने पहले की बात, एक बच्चे का हमने ट्रीटमेंट कराया है तो उस पर 4 से 5 लाख रुपए लगे। सेम यही पोजीशन थी उसकी, वो भी इंटीरियर से ही आया होता हमारे पास। और मकसद उनको लाना ले जाना, ही गरीब लोग हैं, 400-500 रुपये दिन में कमाते हैं, इनकी रोटी पूरी नहीं होती, तो बाकी इलाज या कपड़ा या ज़िंदगी किस तरीके से गुजारें। बहुत परेशान लोग हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं। और अब ये आया है, इससे पहले कई बच्चे आए। मैं वही अक्सर कहता हूँ कि आप जब हमारे साथ जुड़े तो एक बच्चे के लिए नहीं जुड़े, आप हर एक बच्चे के लिए, हर एक मजबूर के लिए जुड़े, ताकि सिलसिला जारी रहे। ये नहीं हो सकता कि हम एक एक बच्चे को लाएं, एक एक बच्चे को लाके दिखाएं, लेकिन उसका मकसद ये है कि लोगों को सारे भाई ज़ाहिर मोटिवेट करना है, टाइम देता है और हम ये चीजें लोगों को मोटिवेट करना है। और ये वक्त है कि जब लोगों को हमने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना है कि ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जो कि इस कदर मुतासर हैं जस्ट ड्यू टू दिस कि उनके घर में कोई एक शख्स इतना बीमार है कि उसके इलाज मौलजी का खर्चा वो नहीं पूरा कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सारिम भाई, अगर मैं थोड़ा सा इस बच्चे के हवाले से बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि आप ज़रा सोचिए,
कि अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए और उससे कितना मसला होता है, लेकिन चलो इलाज है, डायलिसिस हो जाते हैं, लेकिन इंसान खाना पीना करता रहे और एक्सक्रीट आउट ना कर सके तो उसकी ज़िंदगी किस कदर अजियत से गुजरती है। और ज़ाहिर है बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि इलाज तो हो सकता है लेकिन इलाज मुश्किल है, ज़ाहिर है उस पर खर्च आना है। और उसके साथ साथ किरण एक फ़र्क है ना उम्मीद में और यकीन में। कमर साहब की तो उम्मीद है, आप सब, मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला का वसीला। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे शेल्टर होम में, बहुत सारे बच्चे हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं। और एक अभी बेबी एक आई है मेरे पास, अभी मेरा ख्याल प्रोग्राम शुरू होने से कोई 10-20 मिनट पहले की बात है। एक अल्लाह की भेजी हुई नेमत, रहमत, एक मासूम रूह, और मैं आपको भी दिखाता भी हूँ उसको, और ये वादा भी करता हूँ कि ये अमानत आई नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये एक अमानत है मेरे पास, और ये अच्छे हाथ में दूंगा इंशाल्लाह। ये अमानत जब भी दूंगा। अच्छा, मैं सोच रही थी आप क्या देख रहे हैं दूसरी देखिए आप इसको, ये कुल छोटी बच्ची है माशाल्लाह। ये कुल 3 दिन की बच्ची है और 3 दिन इंक्यूबेटर में गुजार के ये आज हमारे हाथों में आई है। आज इसको यहाँ पे बहुत सारे माँ बाप मिले इसको यहाँ पे, और फिर भी बहुत सारी शिकायतों के बावजूद दिल से कह रहा हूँ, दिल से, हर उस शख्स के लिए जो इन मासूम गुड़ियों को, इन मासूम रूहों को हमारे हाथों में लेके जाते हैं ना, बाखुदा दिल से सलाम है। मैं उन लोगों से कतई जो है ना उनके चेहरे भी नहीं देखना चाहता जो इन रूहों को कचरा कुंडियों में फेंकते हैं, गटरों में फेंक देते हैं, मार के फेंक देते हैं। मैं कहता हूँ फिर भी वो अजीम है जिससे गलती गुनाह हुआ, उसने उससे अगली गलती उससे बड़ा गुनाह नहीं किया, उसने ला के एक रूह को रूह समझा और हमारे हाथों में, अब आपके हाथों में इंशाल्लाह हाथों में जाएगी जहां उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बेशक सारिम भाई, ये तो आप एक और कहानी हमारे सामने लेकर आए, बहुत अच्छे हाथों में जाएगी इंशाल्लाह। और जब अल्लाह से वादा कर लिया फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो अल्लाह खुद ऐसा वसीला बनाएगा सारिम भाई कि हम और आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। ऐसे माँ बाप मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत को, बेशक रहमतों का महीना और अल्लाह की रहमत है इंशाल्लाह बड़ा अच्छा वसीला बनेगा। सारिम भाई साथ मौजूद थे आप, और कमर साहब साथ मौजूद थे, आपकी फैमिली साथ मौजूद थी। जी भाई, आज 27वीं शब है जी, बड़ी रात है आज बड़ी रात है आज। अल्लाह करेगा, हम सब दुआ करते हैं, इस बड़ी रात में दुआ करनी भी चाहिए कि इन सब मसाइल का तदारुक हो। आप साथ मौजूद थे, कमर साहब आप साथ मौजूद थे, हम दुआ करते हैं कि मसला जल्द हल हो, फॉलो अप भी करेंगे। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। हाजिर है ब्रेक के बाद। वफाकी हुकूमत के SOPs के तहत ही सिंध में इज्तिमात होंगे, ईद की नमाज भी होगी। इसी बारे में बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय साधवानी, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात कर सकें। ईद की नमाज भी होगी, जुम्मतुल विदा भी होगा और वफाकी हुकूमत के तय करदा SOPs के साथ होगा। सिंध में नमाज ईद होगी, जुम्मतुल विदा भी होगा। नासिर हुसैन शाह ने यह बता दिया है और ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये इज्तिमा जिन SOPs के तहत होंगे वो वही हैं, वफाकी हुकूमत वाले। इज्तिमात की बात हो रही है। अब ज़रा हम प्रोग्राम के इस हिस्से में रमज़ान का, क्योंकि आखिरी अशरा है और हम ताक़ रातों से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं, और जब ताक़ रात का जिक्र आता है तो हम कोशिश करते हैं, इंसान है कोशिश ही कर सकता है, मुसलमान कोशिश करते हैं शब क़द्र को तलाश करने की। इस रात को परवरदिगार आलम ने इंसान पर अपनी बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत करार तलाश करने का हुक्म दिया है। शब क़द्र की एक खुसूसियत है कि इस शब में गुनाहगारों की बख्शिश होती है, और इसलिए कोशिश करें कि इस अजीम शब के फैज़ से महरूम ना रहें। तो आज हमने सोचा कि बड़ी रात है, इसी की अहमियत से मुतालिक बात करते हैं। और फिर सवाल ये भी है ना कि आज क्या क्या अमाल करें, क्या क्या कुछ करें कि जो ख़ास हो और बिल्कुल हमारी दुआएं कबूल और हो। दुआ का सलीका, दुआ का करीना क्या हो, दुआ कौन सी की जाए, जिक्र करें तो कैसा जिक्र करें, तो उसका सलीका, उसका करीना क्या हो। ज़ाहिर है हम रहनुमाई
हासिल करते हैं अपने मजहबी स्कॉलर से। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुफ्ती इमरान बशीर साहब ने। मुफ्ती साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, अपने समा के लिए वक्त निकाला, नया दिन के लिए वक्त निकाला। आपकी रहनुमाई यकीनी तौर पर बहुत ही उसकी अहमियत है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं ताक रातों की और जब हम बात करते हैं लैलतुल क़द्र की तलाश की, तो थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि जब इबादत कर रहे होते हैं और जब अल्लाह के हुजूर हम झुक रहे होते हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, तो मालूम हो जाता है बाद में कि ये शब क़द्र थी, ये लैलतुल क़द्र थी। क्या कोई ऐसी निशानियां आज भी नजर आती हैं, मालूम हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। गुजारिश ये है कि अल्लाह की तरफ से अजीब दिली कैफियत इंसान की पैदा होना शुरू हो जाती है और आंखों में नमी आना शुरू हो जाती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, उनको तो ख़ास तौर पे महसूस होता है। जो गरीबों का सहारा बनते हैं, जो बेवाओं का सहारा बनते हैं, हदीस पाक में आता है कि ऐसे लोगों से जिब्रील आके मुसाफा करते हैं माशाअल्लाह। और उस वक्त ना चाहते हुए इंसान की आंखों में आंसू का आ जाना और दिल की कैफियत का बदल जाना, ये वाज़े इंसान शाबे महसूस करता है। सही, ये तो बड़े सहूलत से महसूस करने वाली बात है। बस आपने तो उसका कहना चाहिए कि फार्मूला भी बता दिया कि जो इस तरीके के अमाल करे उसको आसानी से मालूम हो जाता है, उसके लिए बड़े सहूलत से दिखा दिया जाता है कि ये नहीं शुएब, लेकिन इतनी सहूलत हर किसी के लिए थोड़ी हुई है। ज़रा हमारे लिए प्लीज़ ये भी बताइए ना, क्या पढ़ें? क्योंकि देखिए, ये तो रमज़ान तो इट्सेल्फ एक रूटीन है, उसमें सहरी, अफ्तार, 5 वक्ता नमाज और नवाफिल। तो ये बताइए ना कि फिर ऐसा हम क्या करें ना, ऐसी क्या रूटीन होनी चाहिए, ख़ास तौर पर इस रात में ऐसी क्या हमें आयत पढ़नी चाहिए कि जिसके बाद हमको थोड़ा यकीन हो जाए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे? किरण बहन, सबसे पहली बुनियादी बात तो यह है कि हमने जो क़याम क़याम के अंदर मसरूफ़ रहे पूरा महीना, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि हमारे अमाल कबूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो फरमाया 2 निशानियां, चाहे वो हज हो, चाहे वो रोजा हो, ज़कात हो, कोई भी अमल हो, 2 निशानियां अगर तुम्हें मिल रही हैं तो समझ लेना कि रब ताला ने आपके इस अमल को कबूल कर लिया। पूछा गया वो 2 निशानियां क्या हैं? तो मैं एक तो तुम्हारी जुबानों पे नरमी आ जाए, आपकी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और दूसरे नंबर पे निशानी बतलाई कि दिलों के अंदर किसी की नफरत ना हो। ये 2 चीजें जब आ जाएंगी तो अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के एहसान से हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बन जाएंगे। ये 2 निशानियां बुनियाद हैं कि जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे और दिल में किसी की नफरत ना हो। बाकी रहा मामला कि इस रात में पढ़ना क्या चाहिए, तो अम्मी जान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फीफा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से यही सवाल जो मेरी बहन ने किया, किरण ने, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा, अम्मी जान अम्मी आयशा ने। तो आपने फरमाया जब इन बाबरकत रातों में गुजरो तो एक दुआ सबसे ज्यादा पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी और फ़अफ़ु अन्ना, दोनों पढ़ सकते हैं कि ऐ अल्लाह, आप बड़े ही मुआफ़ करने वाले, बड़े ही करीम हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, मुआफ़ करने को पसंद करते हैं, आप मुझे भी माफ़ कर दें। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि हमें माफ़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो मैं जो दूसरों को माफ़ करता चला जाता है, अल्लाह का ये कायदा कुली है कि अल्लाह यकीनन इसको माफ़ कर देते हैं। वाह वाह वाह, यानी ये जो इसमें एक छोटी सी बात ये आ गई कि ये जो हम दिल में रख लेते हैं कोई ना कोई बात के, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, इसको तो मुझे कभी माफ़ नहीं करना। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इतना थोड़ा सा जज्बा भी दिल में रह गया तो फिर हम इस महीने की या इस रात की बरकतें उस तरह नहीं समेट पाएंगे जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं। ऐसे ही होगा? जी बहन, इस पे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हदीस पाक में आता है कि जब ये बाबरकत रात होती है तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़ी एक जमात को लेकर बैतुल्लाह पे आते हैं और फयरकुज़ुल लिवा अला ज़ाहिरिल काबा, बैतुल्लाह के ऊपर एक झंडा जो है गाड़ देते हैं और पूरी दुनिया में मलाइका फैल जाते हैं और 3 काम फरिश्तों को हुक्म करते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम
एक तो फयुसल्लिमूना अला कुल्लि काइमिन व काइदिन व मुसल्लिन व ज़ाकिरिन, हर वो आदमी जो बैठा, जो खड़ा, जो लेटा अल्लाह की हम्दो सना कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, उसको सलाम किया जाए। दूसरे नंबर पे फरमाया वयुसाफिहूनहुम, इन लोगों से जाके मुसाफा किया जाए। आम लोगों से आम फरिश्ते मुसाफा करते हैं, लेकिन वो खुशकिस्मत लोग जो गरीबों का ख्याल करते थे, सखावत पे रहते थे, लोगों को इफ्तार करवाते थे, ऐसे लोगों को हजरत जिब्रील आके मुसाफा करते हैं। वाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और भी बता दीजिएगा, हमने ये सुना था कि ये जो आखिरी अशरा होता है इसमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना होता है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ताक रातें 27 को मखसूस करना ये ठीक नहीं है जी, बल्कि हमने 21, 23, 25, 27, 29 कोई भी हो सकती है। और जो आपने बहन बात फरमाई थी कि दिल में कीना या नफरत हो, तो उसके मुताल्लिक ये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 तरह के लोगों की बख्शिश नहीं होती, बाकी सब के जब फरिश्ते सुबह जाने लगते हैं और दुआओं पे आमीन कहते रहते हैं, तो फरिश्ते पूछते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ने क्या मामला किया अपने महबूब की लाडली उम्मत के साथ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की सारी लाडली उम्मत को देखा और सब के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया सिवाय 4 लोगों के, बल्कि गुनाहों को माफ नहीं किया, उतनी नेकियां अता फरमा दी, सिवाय 4 लोगों के जो दिल में अल्लाह के गैर को बसाते हो और जो दिल में दूसरों की नफरत रखते हो, जिसकी तरफ आपने बहन इशारा फरमाया, और तीसरे नंबर पे रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी, और चौथे नंबर पे वालिदैन का दिल दुखाने वाले, और एक रिवायत में आता है नशा करने वाले। तो बहरहाल इन बीमारियों से हमने खास तौर पे इस बाबरकत रात में बचना। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आज की फजीलत और अपने दिल को हम कैसे साफ़ रखें कदूरतों से कि फिर हमारी दुआएं भी कबूल हो, इस बारे में बता रहे थे। आज हमने बहुत कुछ सीखा, ये कुछ सीखा। एग्जैक्टली जिस तरह उन्होंने कहा अल्लाह को राज़ी करना है तो पहले उसकी मखलूक का ख्याल रखना है, और जो मखलूक का ख्याल भी उस तरीके से रखना है जिस तरह कुरान और हदीस में हमें समझाया, हमें बताया गया। एनीवेज़ वक्त हो गया ख़त्म, आपसे होगी मुलाकात कल। अगर बाहर निकलें तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ। हाँ, अर्ली निकलें तो ज़रा बेहतर हो जाता है, हम दोनों का एक्सपीरियंस यही है। एनीवेज़ कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।